नमस्कार, मैं हूं एस सथर न्यूज़ फोर्स से और आज मैं हूं पटना के आरजेडी हेड ऑफिस में। और यहां पे हमारे साथ में एक बुद्धिजीवी नेता प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब। और मेरी भी ख्वाहिश थी बहुत दिनों से कि मैं इंटरव्यू करूं, लेकिन हो नहीं पाया, होता है, वक्त की बात होती है। तो आज मेरी मुलाकात हुई है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे। लालू जी जब यहाँ पे एक्टिव थे पूरी तरह से और काफ़ी सालों से, उनका एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा था जब से सच्चर कमेटी आई थी कि हम जो है सच्चर कमेटी को लागू किया जाना चाहिए। हालांकि यहाँ पे आप लोग की सरकार रही, जो है 15 साल 10 साल सरकार में भी रहे आप लोग वहाँ पे। तो क्या वजह रही, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लागू हो नहीं पाया, और अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या इसे आप लोग लागू करवाने के लिए बात करेंगे, जो बहुत बड़ा अहम मुद्दा है मुसलमानों से, अक़लियत से जुड़ा हुआ। सच्चर कमेटी दो कमेटी है, एक है सच्चर कमेटी, एक रंगनाथ मिश्रा की कमेटी। तो सच्चर कमेटी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की जो मुसलमानों का हाल है, जो उसकी समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी, इनमें जो मुसलमानों में गिरावट है, ये इक्विवेलेंट टू दलित हो गया। जो दलित का हाल है वही हाल मोटा मोटी मुसलमानों का हो गया है। तो सच्चर, राजेंद्र सिंह सच्चर ने की कमेटी जो था, उसने हालात का जायज़ा लेके मुसलमानों का क्या हाल है उसका रिपोर्ट दिया था। और उस रिपोर्ट के मद्दे मुकाबिल फिर दूसरी कमेटी रंगनाथ मिश्रा आयोग बना। तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने उन सच्चर कमेटी के रिपोर्ट को देखा। रिपोर्ट को देखने के बाद रंगनाथ मिश्र ने उन्होंने मुसलमानों का हालात कैसे अच्छा हो उसकी हिकमत अमली तैयार किया। उसको दिखाया लोगों को कि इन वजूहात पे जो मुसलमानों के अंदर गिरावट है उसको इस तरह हल किया जा सकता है। तो सच्चर कमेटी एक रिपोर्ट था और रंगनाथ मिश्रा उस रिपोर्ट के अगेंस्ट में उनको कैसे मुसलमानों को फलाह उसकी बका कैसे होगा, वो रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट जब से भारतीय जनता पार्टी आई, पिछली सरकार उस पर अपने तौर पे गौर खौज करने ही वाली थी कि 2013 में हमारी सरकार चली गई, मतलब यूपीए की सरकार चली गई, और भारतीय जनता पार्टी को तो मुस्लिम से कोई लेना देना है नहीं। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या जैसे कि आप अपनी बात रखेंगे कि अगर आपकी सरकार बनती है कल को, तो ये एक अहम मुद्दा आपके लिए हो सकता है, क्योंकि आप अक़लियत के सबसे बड़े नेता हैं। बिल्कुल, जब हमारी सरकार जब बनेगी तो इस इशू को हम लोग पहले रखेंगे, और वो सरकार जब बनेगी तो श्योर, बिल्कुल वाज़े तौर पर और श्योर एंड शॉर्ट इस मुद्दे को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। अगर ये चीज़ होती है तो यकीन मानिए ये एक रेवोल्यूशन होगा, एक क्रांति होगी, ख़ास करके जो बुरे हालात हैं, जो मज़लूम हैं जितने भी लोग, तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। अब मैं तो यही कहूँगा कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, दलितों के साथ में भी हो या और भी जितना मज़लूम तबका है, सबके लिए। तो आपने बहुत बड़ी बात बोली है। अगर ये चीज़ होती है वाकई, क्योंकि लालू जी हमेशा पक्षधर थे इसके, जो है सच्चर कमेटी के कि लागू होना चाहिए, तो एक बहुत बड़ा लालू जी का भी सपना पूरा होगा और सारे लोगों का, पूरे देश की भी भलाई होगी। ये बहुत बड़ी बात आपने बोली। हम आगे सवाल पे बढ़ते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ नेक्स्ट कि यहाँ पे जैसे कि अभी एक जहेज़ जो उर्दू में बोलते हैं, उसको लेकर के एक लड़की ने खुदकुशी की, ठीक है। ये बहुत बड़ा मसला बना आप लोगों का, क्योंकि ये चीज़ मेरा अपना मानना कि सिर्फ पॉलिटिकली नहीं सॉल्व हो सकता, इसको सोशली भी आपको टैकल करना पड़ेगा दोनों को। तो क्यों नहीं आप लोग जितने भी, या तो इमामों की मीटिंग करके, या जितने भी निकाह पढ़ाते हैं उनके साथ में मिल करके, या फिर जो है सोशली लोगों को जागरूकता फैलाएं। आप अपनी पार्टी के स्तर पे, राजद के लेवल से एक आप इतने बड़े नेता हैं कि किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? क्या आप इसको, आपके जहन में है कुछ करने का, या क्या आपने कुछ सोचा है सर? बिल्कुल, हमारी कौम में, ख़ास करके मुसलमानों में, जहेज एक लानत है, और इस लानत को कैसे ख़त्म किया जाए, सिर्फ कानून से नहीं ख़त्म होगा। समाज को, सोसाइटी को, मुसलमानों को, इस तबके को आगे आना होगा और इस जहेज के लानत को ख़त्म करना होगा। लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
बनाए हुए वसूल उनके अहादीस को लोगों को बताना होगा। उन अहादीस और नबी के बताए हुए रास्ते पर जो चलेंगे तो इंशाअल्लाह ये जो जहेज की लानत है बिल्कुल तौर पर ख़त्म होगी। और ये जो आयशा ने जो ख़ुदकशी की, ये मुसलमानियत के लिए, इंसानियत के लिए लोगों को बड़ा तमाचा है, जहेज के लिए बड़ा तमाचा है। इसलिए मैं चाहूँगा, इस पे पूरे हिंदुस्तान में बहस भी हो रही है। तमाम दानिश्वर तबका, आइमा, उलमाए इकराम और जो सियासी शऊर से बेदार लोग हैं वो लोग भी इसमें पेश हैं और इस लानत को ख़त्म करने के लिए अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा, इस लानत को ख़त्म कर दिया जाएगा सोसाइटी से। आपका इसमें क्या रोल हो सकता है आगे, मैं ये जानना मैं तो 9 तारीख की मीटिंग होगी, उसमें भी इस सवाल को मैं उठाऊंगा। ये मैसेज दूंगा मुसलमानों के बीच या लोगों के बीच कि इस जहेज की लानत को ख़त्म करिए और इंसानी वसूल को पैदा करिए और इस तरह का कोई अब ऐसा मसला न पैदा हो कि फिर कोई आयशा फिर दोबारे ख़ुदकशी पे उतर आवे। माइनॉरिटीज़ इस बस्तियों में जाता हूँ या SC ST की बस्तियों में जाता हूँ, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुझे देखने को मिलता है गंदगी, नशा, एजुकेशन नहीं, अच्छे स्कूल्स नहीं। क्योंकि आप अक़लियत से हैं तो आप मुझे भी बताइए कि उसको लेकर के कुछ हो सकता है। ख़ास करके ये जो माइनॉरिटी है, सबसे पहले इसमें लाइल्मी है, तालीम की बहुत बड़ी कमी है। जिस कौम में तालीम की कमी होगी उस कौम की इक़्तिसादी हालात बेहतर नहीं होंगे और उस कौम का समाजी हालत बेहतर नहीं हो सकता है। तो हम में जब तक तालीम नहीं होगा तब तक हमारी इक़्तिसादी हालात बेहतर नहीं होंगे। जब इक़्तिसादी हालात बेहतर नहीं होंगे तो सोसाइटी में जो मेरी समाजी हालात है वो भी बेहतर नहीं होंगे। सबसे पहले हम तो लोगों को ये कहेंगे कि तालीम हासिल करे और तालीम के बाद इंसान रोज़गार के तरफ जब बढ़ेगा तो उसकी मईशियत बेहतर होगी और जब वो मईशियत के एतबार से मजबूत होगा तो सोसाइटी में उसकी बेहतर हैसियत बन जाएगी। तालीम की कमज़ोरी, मईशियत की कमज़ोरी सोसाइटी में हमारी जगह बनने नहीं देने के लिए सबसे बड़ी वजह। रोड मैप क्या रहेगा? रोड मैप ये रहेगा कि हम पहले अपने तालीम को मुकम्मल और मजबूत करेंगे, मुस्तहकम करेंगे और उसके बाद हम इक़्तिसादी हालात को बेहतर करने के लिए रोज़गार की तरफ बढ़ेंगे और समाज में जो हमारी हैसियत है वो बेहतर बनाने की कोशिश करें। रहा था कि सरकार में आप लोग आते हैं तो एजुकेशन को लेके ख़ास करके माइनॉरिटी के सरकार में जब हम लोग आएंगे सबसे पहले तालीम के सिस्टम को दुरुस्त करेंगे, उसके बाद हेल्थ के सिस्टम को दुरुस्त करेंगे, रोज़गार मुहैया कराने के लिए एक रास्ता हमवार करेंगे। ये 3 चीज़ें जब हमारे सामने हो जाएगी, इसमें जब मुकम्मल तौर पर हम लोग कामयाब हो जाएंगे तो मेरा समाज खुद ब खुद आगे चला जाएगा। जैसे 10 लाख नौकरी का आप लोगों ने वादा किया था, तो अगर सरकार आती है तो 10 लाख में भी आरक्षण होगा और ख़ास करके अक़लियत के लिए भी कुछ उसमें होगा कोटा? हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें ऑलरेडी 10 लाख नौकरी और आरक्षण के साथ था वो, तो हमारी सरकार तो बनी नहीं। अब जो लोग सरकार में आए हैं उसने 17 लाख का वादा किया था। हम लोग देख रहे हैं कि 17 लाख रोज़गार कब तक वो मुहैया कराता है। ये सरकार झूठ का पुलिंदा बांध के बैठी हुई है, ये झूठों की सरकार है। इस सरकार के ऊपर जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिसके इशारे पे ये सरकार चल रही है, वो तो झूठ की सवारी कर रही है। जो आदमी हर साल 2 करोड़ नौकरी दे रहा था, जो आदमी हर खाते में 15 लाख रुपए दे रहा था, जो आदमी हर किसान के कर्ज को माफ़ करने की बात कर रहा था, बेरोज़गारी को ख़त्म करने की बात कर रहा था, किसानों के हालात को सही करने की बात कर रहा था, वो तो अपने वादे से मुकर गया
उसी के डायरेक्शन पर ये सरकार चल रही है। खालिद साहब, मुझे एक चीज़ बताइए कि जो पूरा इलेक्शन चल रहा था तो उस वक्त आप लोग आरजेडी जो अटैक कर रही थी वो नीतीश कुमार पे कर रही थी। इलेक्शन ख़त्म हो गया, अब आप लोग मोदी पे अटैक कर रहे हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं कि सरकार आप लोग नीतीश जी के साथ में बनने वाली है आगे कुछ? सरकार बीजेपी और नीतीश जेडीयू की मिली हुई है, लेकिन सरकार का मुखिया ऑलरेडी नीतीश कुमार है। तो जो चेयरपर्सन होगा तो लोगों की मुखालफत का पॉइंट तो वही होगा। तो नीतीश कुमार चेयरपर्सन थे, तो चेयरपर्सन, सरकार के चेयरपर्सन का मतलब है कि सरकार का मेन आदमी। तो हम लोग तो चेयरपर्सन को, चेयर को कर रहे थे और उस चेयर पे नीतीश जी बैठे हुए थे। नीतीश नहीं होते, जो दूसरे लोग चेयर पे होते, तो उसके खिलाफ में हम लोगों का स्ट्रैटेजी नहीं, पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी नहीं है ये। हम लोगों के सामने इसको दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार सरकार का मुखिया है, तो उसी से उसकी सरकार देखी जाती है। तो नीतीश कुमार वहाँ चेयर पर बैठे हैं तो सरकार नीतीश कुमार की है, तो हम लोग नीतीश कुमार का खिलाफ कर रहे हैं। कुछ ऐसी है संभावना कि आगे अगर नीतीश जी के साथ में कैलकुलेशन बैठ जाता है? जी नो, कोई नहीं है। हमारी पार्टी नीतीश कुमार के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, उस पर कोई यकीन नहीं करता है। एक बार हमने यकीन किया, उस यकीन के करने के बाद हमको धोखा दिया उसने, इसलिए उस पर कोई यकीन नहीं है और उसके साथ कोई समझौता का सवाल ही नहीं उठता है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने ये बात वाज़ेह तौर पर साफ कर दिया। आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी नीतीश कुमार जी या रालोसपा का उसमें कई बार मीडिया के थ्रू खबरें आ रही हैं कि मर्जर हो सकता है, उसमें विलय हो सकता है, तो क्या आपको इतनी जो जल्दीबाजी जो दिख रही है, आपके हिसाब से क्या लगता है? ये तो ऐसा चुनाव के टाइम में होता है, चुनाव की तैयारी होती है तब होता है। वो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच के दरमियान की बात है जो वो सामने नहीं ला रहे हैं। नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी को अपने हिसाब से डील कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार को अपने हिसाब से डील कर रहा है। वो उनके दोनों का अंदरूनी मामलात है। जब वो मामला सामने आएगा तो हम लोग देखेंगे, तब उस हिसाब से लाइन ऑफ एक्शन बनेगा। हर पार्टी में, जदयू में भी, हर पार्टी में, सिर्फ जदयू क्या, आरजेडी से लेके हर जगह पे, कि जो अक़लियत के जितने भी विंग्स बने हुए हैं तो कितना उसका इम्पैक्टफुल होता है। तो आप अगर जनता को बताना चाहें कि आप लोगों की पावर है या कम है या नहीं है, या आप लोगों की बात पार्टी स्तर पे सुनी जाती है या सिर्फ एक चुनाव के टाइम में? क्योंकि कई लोग का आरोप रहता है, जहन में जानना चाहते हैं कि जब चुनाव आता है तो विस्तार का काम शुरू हो जाता है, फिर वो सारे लोग हाशिए पर चले जाते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? आप राष्ट्रीय जनता दल एक पार्टी है और जो भी राष्ट्रीय जनता दल का इकाई संगठन है, उस इकाई संगठन में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ एक संगठन है जो राष्ट्रीय जनता दल के मातहत है। तो राष्ट्रीय जनता दल का जो नस्बुल ऐन है, जो इसका संवैधानिक नज़रिया है, जो संवैधानिक दायरा है, उस हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल अक़लियती कमेटी बिहार काम कर रही है। तो जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारा वसूल है, जो हमारे लीडर का लाइन ऑफ एक्शन है, तो उसी लाइन ऑफ एक्शन से, उसी संविधान से, उसी सिस्टम से हम लोग अपने अक़लियत के बीच में काम करते हैं, जिससे अक़लियत को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, फ़ायदा हो। अक़लियत कैसे फ़ाल होगा, इसको गांव तक हम कैसे ले जाएंगे, तो उन सवालों को अक़लियती कमेटी रखती है। यही है। लालू जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो बिहार जो है 14वें पोजीशन से 6ठे नंबर पे एग्रीकल्चर में आ गया था। अभी किसानों का बहुत बड़ा इशू चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, आप जानते हैं आप लोग। तो क्या अभी जब भी आपकी सरकार आती है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोगों की उत्सुकता है जनता में, कि आप सबसे बड़ी विपक्ष हैं, सबसे बड़ी पार्टी हैं आप बिहार के, कि किसानों को लेकर के आप लोग के जहन में तो होगा कि अगर हम आते हैं, एमएसपी वगैरह सबकी बात हो गई, उनके हालात को बेहतर करने के लिए, जैसे कि बीजेपी ने बोला था कि हम उनकी आय को दोगुनी कर देंगे, तो इसको लेकर के कुछ ऐसी बात या पार्टी के लेवल पे आप लोग कुछ डिस्कशन हुआ हो या कुछ आप लोगों ने कुछ ऐसा प्लान हो कि अगर हम आएंगे तो हमारा ये रोड मैप आएगा?
हम लोग अभी आपने देखा होगा कि किसानों के हक में हम लोगों ने पूरे बिहार में अभी आंदोलन किया था, जिलावार ह्यूमन चेन बनाया किसान के सपोर्ट में, और जगह जगह हम लोग खाप पंचायत शुरू कर दिए हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी खाप पंचायत करके किसानों को अवेयर कर रहा है, जागृत कर रहा है। उसी तरह हमारी पार्टी किसानों के लिए एक नंबर में अभी धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं, और उसमें पूरे बिहार घूम के हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी लोगों को किसानों की समस्या के बारे में भी बताएंगे, और किसानों के साथ जो ये सरकार बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है उसके खिलाफ भी लोगों को बताएंगे, और किसानों की कैसे भलाई होगी उस पर भी हम लोग पंचायत में, खाप पंचायत में चर्चा करें। लालू जी की कितनी कमी खलती है आप लोग? बहुत ज़्यादा। अगर लालू जी हमारे बाहर रहते तभी बिहार का नक्शा कुछ और होता। लालू जी को साजिश के तहत जेल में ये सरकार मारना चाहती है, उसको बेल नहीं दे रहा है। उस तरह के फुटिंग में हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है कि कई लोग, सारे लोग बेल पा गए। इनको जान के बेल नहीं दे के तमाम बीमारी से वो बेचारे दो चार हैं, और बीमारी से उनकी हैसियत, सेहत का जो है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। उसको जेल में जान मारने की साजिश कर रहा है ये बीजेपी सरकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेबाकी से जवाब देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब, जिन्होंने बहुत बेबाकी से जवाब दिया, और क्योंकि बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि खुल के बात हो, और बहुत बेबाकी से जवाब दिया। और मैंने भी बहुत सवाल जो मेरे जहन में आए जनता के, मैंने सवाल पूछे। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद खालिद साहब का। तो न्यूज़ फोर्स देखते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और शेयर करते रहिए। ऐसे न्यूज़ फोर्स, आरजेडी हेड ऑफिस, पटना, बिहार।